Hello everyone. In last lecture, we were talking about theories of demography. तो फर्स्ट थ्योरी हमने देखी है माल्थुसियाज्म थ्योरी। अभी सेकंड थ्योरी देखेंगे हम, जो कि है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। ओके, सो ये जो थ्योरी है ये बात करती है कि जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो लिंक्ड है ओवरऑल लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, और हर सोसाइटी जो है वो एक पैटर्न फॉलो करती है डेवलपमेंट का। राइट। अब ये क्वेश्चन आ सकता है कि जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी है वो उसका क्या बेसिस है। तो ये इम्पोर्टेंट हो सकता है कि पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो लिंक्ड है टू ओवरऑल लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। चार में से एक ऑप्शन ये हो सकता है। या फिर ऐसी क्वेश्चन भी आ सकता है कि कौन सी थ्योरी में बोला जाता है कि जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो लिंक्ड है ओवरऑल लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ओके, तो ऐसे करके एमसीक्यू क्वेश्चन आ सकते हैं। नाउ लेट मी टेल यू कि नॉर्मल है ये सब, बहुत आप ऑलमोस्ट सारे स्टूडेंट्स जो सीबीएसई के हैं वो ये सब पढ़ते हैं। बट द थिंग इज कि यहाँ पे जो मैं पढ़ा रही हूँ ये आपके एमसीक्यू बेस्ड या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को ध्यान में रखते हुए आई एम टीचिंग यू। सो एनी क्वेश्चन दैट कैन कम, जैसा भी अगर मुझे लगेगा देख के कि इस पे क्वेश्चन बन सकता है, ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन बन सकता है, या इसमें ये क्वेश्चन हिडन है, तो वो पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगी जैसे मैंने अभी आपको बताया। ठीक है। अब ये जो थ्योरी है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की, उसमें बेसिकली थ्री स्टेजेस है। ठीक है। जो पहली स्टेज है उसमें पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो बहुत लो है। ऐसा क्यों है? देखो, पॉपुलेशन ग्रोथ लो है और ये ऐसी सोसाइटी में पाई जाती है जो बहुत ही अंडर डेवलप्ड एंड टेक्नोलॉजिकली बैकवर्ड होती है। ऐसे क्वेश्चन भी बन सकते हैं कि आउट ऑफ द थ्री स्टेजेस किस स्टेज में या किस टाइप की कंट्रीज में पॉपुलेशन ग्रोथ लो रहेगी। तो और एक ऑप्शन ये हो सकता है कि अंडर डेवलप्ड एंड टेक्नोलॉजिकली बैकवर्ड सोसाइटीज में। ठीक है। नाउ, अब ग्रोथ रेट जो है वो लो इसलिए है क्योंकि डेथ डेथ रेट और बर्थ रेट दोनों ही बहुत हाई है। मतलब बर्थ रेट हाई है, डेथ रेट भी हाई है, दोनों को माइनस करोगे तो ग्रोथ पता चलेगी। तो दोनों को जब माइनस करोगे तो बहुत ही लिमिटेड नंबर आएगा। मतलब कि आप अगर मानो 10 लोग पैदा हो रहे हैं, जो कि माना जाता है कि चलो बहुत हाईएस्ट हो गया, ठीक है। और अगर बहुत हाई यानी मान लो 9 या 10 ही मर रहे हैं, ठीक है, तो कितने बचेंगे लगभग? कितने नए लोग हुए? एक। या 10 ही मर रहे हैं तो जीरो। तो जो ग्रोथ रेट है वो बहुत ही लिमिटेड है। द डिफरेंस बिटवीन द टू इज लो, है ना, इसीलिए जो ग्रोथ रेट है वो कम है। और जो इसकी थर्ड स्टेज है ना, अभी सेकंड की भी बात करेंगे, जो लास्ट स्टेज है इज also one of the low growth in a developed society where both death rate and birth rate have been reduced considerably and the difference between them is again small। देखो, इन दोनों में मैं डिफरेंस बता देती हूँ। दोनों में जो बर्थ रेट है और डेथ रेट है ना, वो वेरी कर रही है, वरना जो ग्रोथ रेट है वो बराबर है। तो जो कोई कंट्री डेवलप्ड है, तो जब डेवलप्ड कंट्री है वहां के लोग पढ़े लिखे होंगे, उनको पता होगा इम्पोर्टेंट कि फैमिली छोटी होनी चाहिए, कम बच्चे होने चाहिए। और वहां पे जो डेथ रेट है वो भी कम होगी क्योंकि कंट्री डेवलप्ड है। डेवलप्ड है यानी मेडिकल फैसिलिटीज है, मेडिकल रिसर्चेस होती हैं, हॉस्पिटल्स हैं, तो बीमारियों को क्योर करने का साधन भी है उनके पास। तो जो थर्ड टाइप की जो डेवलप्ड कंट्रीज है, डेवलप्ड सोसाइटी है, वहां पे बर्थ रेट भी कम होगी क्योंकि लोगों को इम्पोर्टेंस पता है छोटे परिवार की। और डेथ रेट भी कम होगी क्योंकि लोगों को फैसिलिटीज मिल रही हैं, ज्यादा से ज्यादा मेडिकल फैसिलिटीज। इसीलिए वहां पे जो डिफरेंस है वो भी कम होगा। पर जो फर्स्ट स्टेज है वहां पे दोनों ज्यादा है, बर्थ रेट भी डेथ रेट, क्योंकि मेडिकल फैसिलिटीज नहीं है, टेक्नोलॉजिकली बैकवर्ड है कंट्री या सोसाइटी, अंडर डेवलपमेंट है बहुत ज्यादा। ठीक है। तो इसलिए जो बर्थ रेट है वो भी ज्यादा होगी। वो क्यों ज्यादा होगी? क्योंकि लोग पढ़े लिखे नहीं है उसमें, उनको उतनी समझ नहीं है। बोला जाता है ना कि
फैमिलीज जो गरीब होती हैं या जिनमें पढ़े लिखे लोग नहीं होते, तो वो सोचते हैं कि जितने ज्यादा लोग उतने ज्यादा कमाने वाले। हाँ, सो इट्स लाइक दैट। ओके, एंड दैट इज वाई दोनों ही केसेस में, फर्स्ट एंड लास्ट स्टेज में, जो ग्रोथ रेट है वो कम होगी। बट क्यों कम होगी, इसके लिए रीजंस अलग है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रहना चाहिए। इसको आपको कंफ्यूज करके पूछा जा सकता है। ठीक है, अब इन दोनों स्टेजेस के बीच में ना देर इज अ सेकेंड स्टेज, इसको ट्रांजिशनल स्टेज बोलते हैं। अब इसमें क्या है, बैकवर्ड टू एडवांस सोसाइटी की तरफ मूव कर रहे हैं। ये तो हो गई फर्स्ट स्टेज, ये हो गई सेकेंड स्टेज, ओ सॉरी थर्ड स्टेज। फर्स्ट स्टेज, थर्ड स्टेज। और ये जो ट्रांजिशन स्टेज है ना, जिसमें यहाँ फर्स्ट से थर्ड की तरफ मूव कर रहे हैं, वो हो गए सेकेंड स्टेज, क्योंकि ट्रांजिशन स्टेज। अब दिस स्टेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय वेरी हाई रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। इसको इसीलिए पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की स्टेज भी बोला जा सकता है। ये भी इम्पोर्टेंट है, बड़ा क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी स्टेज को पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की स्टेज बोला जा सकता है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। ये होता है बिकॉज डेथ रेट्स जो है वो कम कर दी जाती है रिलेटिवली। क्यों? क्योंकि अब सोसाइटी जो है वो मूव कर रही है एडवांसमेंट की तरफ। तो जिससे क्या होता है कि जो डिजीज कंट्रोल के जो मेथड्स हैं, मेडिकल फैसिलिटीज है या बेटर न्यूट्रिशन है, वो पॉपुलेशन में कॉमन होने लगते हैं, जिससे कि लोगों की जो डेथ रेट है वो रिड्यूस हो जाती है। However, it takes longer for society to adjust, to change and alter its reproductive behavior, which was evolved during the period of poverty and high death rate, to suit the new situation of relative prosperity and long lifespan. डेथ रेट तो कम हो जाती है क्योंकि मेडिकल फैसिलिटीज मिल रही, ठीक है, पर लोगों का जो सोशल बिहेवियर है, देखिए सबसे ज्यादा टाइम लगता है सोशल बिहेवियर बदलने में। ठीक है, अगर कोई लॉ भी आ जाता है तो उस लॉ को पॉलिटिकली एनफोर्स कर दिया जाता है, पर सोशली उसको एनफोर्स होने में सालों लग जाते हैं, बिकॉज ह्यूमन नेचर को चेंज करना, ह्यूमन का जो सोशल नेचर है उसे चेंज करना इज वेरी टफ। वन एग्जाम्पल ऑफ दिस इज डाउरी। ठीक है, कितने सालों पहले वी हैव दिस एक्ट, बट स्टिल इट इज स्टिल प्रैक्टिस। तो लोगों की जो आदत है कि ज्यादा बच्चे पैदा हो फैमिलीज में, इसको बदलने में जनरेशन्स लग जाती हैं। तो इस स्टेज में बेसिकली क्या हो रहा है कि जो डेथ रेट है उनको रिलेटिवली कम कर दिया है। जो बर्थ रेट है वो अभी भी वैसी ही है, क्योंकि लोगों का जो रिप्रोडक्टिव बिहेवियर है वो चेंज होने में टाइम लगता है। तो डेथ रेट कम है, कम लोग मर रहे हैं, ज्यादा लोग पैदा हो रहे हैं, तो क्या होगा, पॉपुलेशन बढ़ जाएगी। पॉपुलेशन बढ़ जाएगी तो क्या होगा, ग्रोथ रेट बढ़ जाएगी, और इसीलिए इसको बोलते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। ठीक है, दिस काइंड ऑफ ट्रांजिशन was effected in Western Europe during the late 19th and early 20th century. More or less similar patterns are followed in less developed countries that are struggling to reduce the birth rate in keeping with the following mortality rate. In India, the demographic transition is not yet complete as the mortality rate has been reduced, but the birth rate has not been brought down to the same extent. मतलब कि इंडिया में भी ऐसा ही केस अभी चल रहा है कि जो बर्थ रेट है वो अभी भी कम नहीं हुए हैं, पर जो डेथ रेट है वो एडवांसमेंट की वजह से कम हो रहे हैं। तो इंडिया में भी ये अभी तक जो ट्रांजिशन स्टेज है, इंडिया अभी तक उसे भी पास नहीं कर पाया, थर्ड स्टेज में नहीं पहुंचा है। इंडिया इज स्टिल इन ट्रांजिशन स्टेज। Okay, now let's see the common concept and indicators. Most demographic concepts are expressed as rates or ratio. ठीक है, तो कुछ concepts हैं, जैसे मोर्टालिटी रेट अभी हमने ऊपर पढ़ा। ओके, बर्थ रेट, डेथ रेट, ये सब हम पढ़ लेंगे। इस पे क्वेश्चंस आते हैं, इनफैक्ट आया भी था, मैं देखती थी BYQ, तो उसमें था ये क्वेश्चन।
They involve two numbers. One of these numbers is the particular statistic that has been calculated for a specific geographical administrative unit. The other number provides a standard for comparison. डिफिकल्ट लग रहा होगा, अभी एग्जाम्पल से समझो, फिर और सिंप्लीफाई हो जाएगा, मैं एक्सप्लेन कर दूंगी. फॉर एग्जाम्पल, द बर्थ रेट इज द टोटल नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स इन अ पर्टिकुलर एरिया, ठीक है, ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड, यूजुअली जो एक साल होता है, डिवाइडेड बाय द टोटल पॉपुलेशन ऑफ दैट एरिया इन थाउजेंड. बर्थ रेट क्या है? कि जो टोटल बर्थ हुई है, लाइव बर्थ इंपॉर्टेंट है, मतलब जो जिंदा बच्चे हैं जो पैदा हुए हैं एक पर्टिकुलर एरिया में, स्टेट वाइज या डिस्ट्रिक्ट वाइज, ठीक है, और एक स्पेसिफिक पीरियड में, मतलब साल में, उसको डिवाइड कर देंगे टोटल पॉपुलेशन जो होगी उस एरिया की इन थाउजेंड, ठीक है. तो इन अदर वर्ड्स, द बर्थ रेट इज द नंबर ऑफ लाइव बर्थ पर थाउजेंड पॉपुलेशन. मानिए कि एक साल में, एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं, 500 बच्चे पैदा हुए हैं. बहुत ज्यादा होते हैं इंडिया में, मैं एग्जाम्पल बता रही हूँ. तो 500 बच्चे मान लो पैदा हुए एक साल में. फिर उसको थाउजेंड से, पर थाउजेंड पे मान लो 500 बच्चे पैदा हुए हैं, ठीक है. तो ऐसे करके इसको कैलकुलेट करते हैं. द डेथ रेट इज अ सिमिलर स्टैटिस्टिक, दैट डेथ रेट में भी सेम होता है कि वही स्पेसिफिक एरिया में स्पेसिफिक टाइम पे किसी में, कि जो कितनी डेथ हुई है पर थाउजेंड पॉपुलेशन पे, वो है डेथ रेट. These statistics depend on the reporting of birth and deaths by the families in which they occur. Okay? और ये इंपॉर्टेंट है लाइन, रिपोर्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. मतलब आप कैलकुलेट कैसे करोगे? जैसे बर्थ सर्टिफिकेट बनता है, डेथ सर्टिफिकेट बनता है, राइट? तो जो फैमिलीज हैं वो रिपोर्ट करती है सेंटर्स पे, तब ये कैलकुलेट होते हैं. द रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज or the growth rate of population refers to the difference between the birth rate and the death rate. जो मैंने ऊपर कैलकुलेट करके बताया कि डेथ रेट ज्यादा है, बर्थ रेट भी ज्यादा है, तो माइनस करेंगे तो जो ग्रोथ है वो कम होगी, ठीक है. तो यही बात कर रहे हैं कि जो बर्थ रेट है और डेथ रेट है, वो उनके बीच का जो डिफरेंस है, उनको सब्सट्रैक्ट करके जो आएगा वो नेचुरल इंक्रीज या ग्रोथ रेट बोला जाता है. when this difference is zero, then we say that the population has stabilized. मान लो 10 पैदा हुए, 10 ही मर गए, जीरो आ गया. ये जो जीरो है, ये जीरो इंडिकेट कर रहा है कि जो पॉपुलेशन है वो स्टेबलाइज हो गई है, ना बढ़ रही है ना कम हो रही है, और इसको रिप्लेसमेंट लेवल भी बोलते हैं. ये इस पे क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज रिप्लेसमेंट लेवल, या डेफिनेशन लिख दी क्या है ये, ऑप्शन में रिप्लेसमेंट लेवल डाल दिया या स्टेबलाइज्ड डाल दिया, ठीक है. तो ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं. which is the rate of growth required for a new generation to replace the older ones that are dying out. Sometimes societies can experience a negative growth rate, that is, their fertility level are below the replacement level rate. This is true of many countries and regions in the world today, like Japan, Russia, Italy, Eastern Europe. अब क्या कह रहे हैं, कई बार जो ग्रोथ रेट है वो नेगेटिव भी हो सकती है. कैसे नेगेटिव हो सकती है? लोग मर ज्यादा रहे हैं, पैदा कम हो रहे हैं, ठीक है. जब मरेंगे ज्यादा, पैदा कम होंगे, तो जो पॉपुलेशन है वो धीरे धीरे कम होती जाएगी, ठीक है. जब पॉपुलेशन कम हो रही है, ऐसे बहुत सारे एरिया में देखा गया है. मतलब एक छोटा सा एग्जांपल दे, एक फैमिली है, ठीक है, मम्मी पापा, दो लोग, मम्मी पापा. अब इनके दो बच्चे हैं. चलो ये दोनों, अगर जब इनकी डेथ हो जाएगी तो ये दो बच्चे इन्हें रिप्लेस कर देंगे, तो दो की जगह कितने आए? दो ही आए. पर यही एक, ये है कपल,
इन्होंने 2 की जगह 1 बच्चा किया, इन दोनों की डेथ हो गई कुछ समय बाद, तो इनको रिप्लेस कौन कर रहा है? सिर्फ 1 बच्चा। तो 2 की जगह 1 आया, यानी पॉपुलेशन कम हो गई। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ, जो कि बहुत सारी ऐसी कंट्रीज में देखा जा रहा है, जैसे कि जापान, रशिया, इटली। The fertility rate refers to the number of live births per thousand women in the childbearing age group, usually taken to be 15 to 49 years. जो fertility rate होती है वो नंबर्स की बात करता है, जो नंबर्स है लाइव बर्थ पर थाउजेंड वुमेन, पर थाउजेंड वुमेन पे कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं, कितने जीवित बच्चे पैदा हो रहे हैं। पर इन औरतों, ये ऐसा नहीं है कि कोई 12 साल की भी औरत है, कोई 55 साल की भी औरत है, नहीं। औरत कौन सी ली जाती है? जो कि इस एज ब्रैकेट में आती है, 15 to 49 ईयर। ठीक है, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। पर थाउजेंड वुमेन पे जो भी जिंदा बच्चे पैदा हो रहे हैं, और उन औरतों की उम्र 15 से 49 ईयर्स तक। ठीक है, बट लाइक द अदर रेट्स डिस्कस्ड on the previous page, that is the birth and death rate, this is a crude rate. It is a rough average of an entire population and does not take into account the differences across age group. ठीक है, तो ये कोई डिफरेंस की बात नहीं करती है, ये क्रूड है। Differences across age group can sometimes be very significant in affecting the meaning of indicator. That is why demographers also calculate age specific rate. ठीक है, इससे ये एज स्पेसिफिक रेट से क्या होता है कि पता चलता है कि कौन सी स्पेसिफिक जो ग्रुप है उसमें ज्यादा है फर्टिलिटी, किसमें लेस है। ठीक है, तो वो ट्रेंड्स पता चलते हैं, डेमोग्राफिक ट्रेंड्स पता चलते हैं। उसके लिए बहुत सारे केसेस में जो डेमोग्राफर्स हैं वो एज स्पेसिफिक रेट्स को भी कैलकुलेट करते हैं। नाउ द इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ये क्या है? ये है कि नंबर ऑफ डेथ्स ऑफ बेबीज बिफोर द एज ऑफ 1। देखो, मोर्टेलिटी जहां भी वर्ड आ जाएगा इसका मतलब डेथ की बात हो रही है। ठीक है, इन्फेंट मतलब छोटा बच्चा, बहुत छोटा। डेथ्स ऑफ बेबीज बिफोर द एज ऑफ 1 पर थाउजेंड लाइव बर्थ। मान लो 1000 बच्चे पैदा हुए, ठीक है, 1000 जो जीवित बच्चे पैदा हुए उनमें से कितने बच्चे 1 साल के होने से पहले ही मर गए? वो है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। 1000 बच्चों में से जो पैदा हुए, 1000 बच्चे जीवित, उनमें से कितने बच्चे 1 साल के होने से पहले मर गए? ओके, उसके बाद है मेटर्नल मोर्टेलिटी रेट, नंबर ऑफ वुमेन हु डाई इन चाइल्ड बर्थ पर लैक लाइफ बर्थ। मतलब ऐसी औरतें जो बच्चे को जन्म देते समय मर गई। ठीक है, और इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं? थाउजेंड पे नहीं, इसमें बड़ा ये आपको कंफ्यूज करने के लिए आराम से एमसीक्यू दे सकते हैं कि इसका फॉर्मूला दे दें कि पर थाउजेंड लाइफ बर्थ, जबकि इसमें ऐसा नहीं है, इसमें है पर लैक लाइफ बर्थ। पर लैक याद रखना, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। ठीक है, ये थोड़ा आपको याद करना पड़ेगा, याद करने वाली चीजें हैं, बट एक बार आपने थोड़ा सा समझ के याद किया ना तो इट विल रिमेन देयर, भूलोगे नहीं आप। High rates of infant and maternal mortality are an unambiguous indicator of backwardness and poverty. मतलब अगर कहीं औरतों की ज्यादा डेथ हो रही है बच्चे को जन्म देते समय, और ज्यादा बच्चे मर रहे हैं 1 साल के अंदर, तो ये ऑब्वियस ही बात है। ऐसा क्यों होगा? किसी ऐसी सोसाइटी में तो होगा जो बैकवर्ड सोसाइटी होगी, जहाँ गरीबी ज्यादा होगी, या तो ट्रीटमेंट होगा नहीं, ठीक है, न्यूट्रिशन पूरा नहीं मिल रहा होगा माँ को, बच्चे को, या फिर बहुत कॉस्टली होगा। ठीक है, तो ये बैकवर्ड एंड पॉवर्टी की निशानी है। डेवलपमेंट इज अकम्पनीड बाय शार्प
falls in these rates as medical facilities and level of education, awareness and prosperity increases. और जब डेवलपमेंट आता है तो ये सारी चीजें जो है, जैसे मेटरनल मोर्टेलिटी हो गई, इन्फेंट मोर्टेलिटी हो गई, ये सब गिर जाते हैं, कम हो जाते हैं बहुत। क्योंकि जब डेवलपमेंट आता है तो मेडिकल फैसिलिटीज बढ़ जाती है, लेवल ऑफ एजुकेशन बढ़ जाता है, अवेयरनेस बढ़ती है, प्रोस्पेरिटी बढ़ती है। वन concept which is somewhat complicated is that life expectancy. लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब है, बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। This refers to the estimated number of years that an average person is expected to survive. It is calculated on the basis of data on age-specific death rates in a given area over a period of time. Life expectancy टर्म से समझ में आ रहा होगा कि कितना एक्सपेक्ट कर सकते हो लाइफ, ऐसे समझ लो। लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब लाइफ को कितना एक्सपेक्ट कर सकते हो, मतलब कितने सालों तक एक इंसान जीवित रह सकता है, वो लाइफ एक्सपेक्टेंसी कहलाती है। ठीक है। नाउ माय क्वेश्चन टू यू इज कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडिया में मेन की ज्यादा है या वुमेन की ज्यादा है? आप लोग मुझे बताना कमेंट में। द सेक्स रेशियो रेफर्स टू द नंबर ऑफ फीमेल्स per thousand males in a given area at a specific time period. Sex ratio very important term. Sex ratio क्या है? फीमेल्स का नंबर पर 1000 मेल पे। ठीक है, तो माने 1000 मेल हैं, तो जैसे अभी सेक्स रेशियो अभी का कितना है, यू हैव टू टेल मी इन कमेंट्स आल्सो। जैसे मान लो 990 फीमेल है। ठीक है, आई एम नॉट टेलिंग यू द एग्जैक्ट डेटा, मैं आपको एक एग्जांपल देके बता रही हूँ। Historically, all over the world, it has been found that there are slightly more females than male in most countries. This is despite the fact that slightly more male babies are born than female ones. Nature seems to produce roughly 943 to 952 female babies for every 1000 males. If, despite this fact, the sex ratio is somewhat in favor of female, this seems to be due to the two reasons. मैं पूरा पढ़ देती हूँ, फिर एक बार मैं explain कर दूंगी. First, girls babies appear to have an advantage over boy babies in terms of resistance to diseases. And at the end of the life cycle, women have tended to outlive men in most societies, so that there are more older women than men. देखो, ये बोल रहे हैं कि मोस्टली ये देखा गया है कि औरतें ज्यादा होती हैं पैदा बॉयज के कंपैरिजन में। जो फीमेल्स हैं वो ज्यादा पैदा होती हैं और मेल्स जो है वो कम पैदा होते हैं। बट फिर भी जो सेक्स रेशियो है दुनिया में, लगभग फीमेल ज्यादा है और मेल्स कम है। ठीक है, ऐसा क्यों है? अब ये कह रहे हैं कि इसके दो रीजन हो सकते हैं। ठीक है, पहला तो ये रीजन हो सकता है कि जब बच्चा पैदा होता है तो जो औरतें, जो बच्चियां हैं, जो गर्ल चाइल्ड है, ठीक है, जो गर्ल इन्फेंट है, वो ज्यादा उसकी जो रेजिस्टेंस पावर है डिजीज को लेके वो ज्यादा है। यानी जब बच्चा पैदा हो रहा है, जब वो इन्फेंट है, 1 साल तक का है, तब फीमेल्स जो है वो ज्यादा स्ट्रोंग है, तो वो जी जाती हैं। और बहुत सारे केसेस पे जो मेल चाइल्ड है, वो जो मेल इन्फेंट है, वो जी नहीं पाता, वो सरवाइव नहीं कर पाता बीमारी में। ओके, और दूसरा रीजन क्या है? दूसरा रीजन ये है कि जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी की अभी हमने बात की थी ना, कि जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो फीमेल्स की ज्यादा है। ठीक है, तो जो फीमेल्स हैं वो ज्यादा रह जाती हैं, यानी जो जो बुजुर्ग महिलाएं हैं वो नंबर में ज्यादा है। ओके, समझ में आ गया होगा, आई होप। आपको नहीं आया होगा तो यू कैन वॉच इट, 2 मिनट पहले जाके यू कैन अगेन वॉच। The combination of these two facts leads to a sex ratio of roughly 1050 females per 1000 males in most contexts. However, it has been found that the sex ratio has been declining in some countries like China, South Korea, especially in India.
This phenomena has been linked to prevailing social norms that tend to value males much more than females, which lead to son preference and the relative neglect of गर्ल बेबीज. अब देखो इस समझाती हूँ कि ये जो हमने देखे दो रीजन जिसके फीमेल ज्यादा है एंड मेल्स कम है, तो इसके हिसाब से जो रफली सेक्स रेशियो है वो है 150 1050 पर 1000 मेल. ठीक है, 1050 फीमेल पर 1000 मेल. फिर भी कुछ कंट्रीज में जैसे कि चाइना हो गया, साउथ कोरिया हो गया, हमारी कंट्री में स्पेसिफिकली जो सेक्स रेशियो है वो डिक्लाइन हो रहा है. मतलब फीमेल जो है वो कम है पर 1000 मेल के हिसाब से. ठीक है, अब ऐसा क्यों है? ये इसके कुछ सोशल रीजंस हैं. ठीक है, this phenomena has been linked to prevailing social norms that tend to value males much more than females. मतलब कि जो सन है उसको प्रेफरेंस दी जाती है, बेटा लड़का लड़का होना चाहिए. ठीक है, इसको प्रेफरेंस दी जाती है और जो लड़कियां हैं उनको इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती. इसके बहुत सारे रीजन है. कहते हैं जो लड़का होता है वो वंश को आगे बढ़ाता है. कहते हैं जो लड़का होता है, जिसको लड़का पैदा होता है उसी को मोक्ष प्राप्त होता है. कि तो ऐसे बहुत सारी सोशल नॉर्म्स हैं. गर्ल गर्ल चाइल्ड होगी तो डाउरी देना पड़ेगा फ्यूचर में, बॉय चाइल्ड होगा तो डाउरी मिलेगा. ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हमारी सोसाइटी में प्रिवेल करती हैं, जिसकी वजह से जो सन है, जो बेटा है, उसको प्रेफरेंस दी जाती है एंड गर्ल चाइल्ड को प्रेफरेंस नहीं दी जाती है. इसी की वजह से फीमेल फेटिसाइड, फीमेल इन्फेंटिसाइड, ऐसे बहुत सारी चीजें सोसाइटी में हमारे आज भी होती हैं. ठीक है, आप न्यूज में भी देखे होंगे. ओके, आगे चलते हैं. द एज स्ट्रक्चर ऑफ द पॉपुलेशन रेफर्स टू द proportion ऑफ persons in different age group relative to the total population. एज स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन की जब हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं कि proportion ऑफ persons in different age groups relative to the total population. टोटल पॉपुलेशन में कितने मेल्स हैं, कितने फीमेल हैं, कितने मेल्स हैं जो टीनेज में हैं, या कितने हैं जो 20 साल से ऊपर हैं, जो भी है, ऐसे कर करके उसके डिफरेंट सेक्शंस बना देते हैं एज स्पेसिफिक करके. द एज स्ट्रक्चर चेंजेस in response to the changes in level of development and the average life expectancy. Initially, poor medical facilities, prevalence of diseases, and other factors make for a relatively short lifespan. पहले जो था, क्योंकि फैसिलिटीज बहुत कम थी, हम बात कर चुके हैं, मेडिकल फैसिलिटीज कम थी, डिजीजेस बहुत ज्यादा थे, इन सब की वजह से जो लाइफ स्पैन था वो बहुत कम था. और हाई इन्फेंट एंड मैटरनल मोर्टेलिटी भी थी, जिसकी वजह से जो एज स्ट्रक्चर था वो डिफरेंट था. विथ डेवलपमेंट क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव्ड एंड with it the life expectancy also improves. लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्यों बढ़ेगी? क्योंकि आज अगर किसी को कोई दिक्कत होती है, कोई बीमारी होती है, तो फटाफट से मेडिकल फैसिलिटी को यूज कर सकता है, काफी हद तक बीमारी को क्योर कर सकता है. ठीक है, दिस चेंजेस द एज स्ट्रक्चर. relatively smaller proportion of the population are found in younger age group and large proportions in older age group. ठीक है, क्योंकि मेडिकल फैसिलिटी आ गई, तो वो फैसिलिटीज की वजह से, बेटर न्यूट्रिशन की अंडरस्टैंडिंग की वजह से और अदर फैसिलिटीज की वजह से लोगों की जो लाइफ है वो ज्यादा बढ़ गई, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गई, उम्र ज्यादा बढ़ गई. तो उसकी वजह से जो यंगर पॉपुलेशन है वो लिमिटेड, क्योंकि लोगों को समझ भी आ गई कि छोटा परिवार सुखी परिवार, तो जो यंगर पॉपुलेशन है वो कम हो गई और जो ओल्ड एज पॉपुलेशन है वो बढ़ गई फैसिलिटीज की वजह से. इसी वजह से जो स्ट्रक्चर है उसमें चेंज आ गया. This is also refers to as the aging of the population. Aging of the population मतलब कि जो older age population है वो ज्यादा है और जो younger age population है वो कम है. ठीक है,
The dependency ratio is a measure comparing the comparing the portion of a population which is composed of dependent, that is elderly people who are too old to work and children who are too young to work. डिपेंडेंसी रेशियो मतलब ये बेसिकली बात करता है उन लोगों की जो कि डिपेंड हैं उन लोगों पे जो अर्न करते हैं, मतलब कि वो बच्चे, देखो जो वर्किंग एज ग्रुप है, ठीक है, जिसको कि मेनली 15 साल से 64 ईयर्स तक को माना जाता है, और डिपेंडेंसी रेशियो जो है वो माना जाता है उन बच्चों को लेके जो काम नहीं कर सकते, जो 15 साल से छोटे हैं, और 64 से बड़े बूढ़े लोग। तो ये किन पे डिपेंड करेंगे? ये वर्किंग एज ग्रुप पे डिपेंड करते हैं अपनी लाइवलीहुड के लिए। मतलब जैसे कि अगर जैसे आपके अगर मानो बच्चे हैं, ठीक है, वो छोटे हैं, और सिमिलरली आपके पेरेंट्स हैं जो 64 ईयर्स से ऊपर के, तो आपके ऊपर, आप तो वर्किंग पॉपुलेशन में आ गए क्योंकि यू आर अर्निंग, यू आर अबव 15 ईयर्स एंड यू आर अर्निंग, तो आप आ गए वर्किंग पॉपुलेशन ग्रुप में। और जो आपके बच्चे और आपके पेरेंट्स हैं वो आए डिपेंडेंसी एज ग्रुप में, ठीक है। तो ये है डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन इन द एज 15 to 64 एज ग्रुप। तो ये जो नंबर होगा डिपेंडेंट्स का नंबर जो होगा उसको डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन से, तो आपका आ जाएगा डिपेंडेंसी रेशियो। दिस इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज, ठीक है, इसको परसेंटेज में एक्सप्रेस किया जाता है। A rising dependency ratio is a cause for worry in countries that are facing an aging population, since it becomes difficult for a relatively smaller proportion of working age people to carry the burden of providing for a relatively larger population. अगर डिपेंडेंसी रेशियो इंक्रीज है, डिपेंडेंसी रेशियो इंक्रीज है मतलब कि जो लोग, जिन लोगों का ख्याल रखना है वो ज्यादा है, बूढ़े लोग ज्यादा हैं, और जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है वो कम है, तो ये एक चिंता का विषय हो जाता है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड, अ फॉलिंग डिपेंडेंसी रेशियो कैन बी अ सोर्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। और जहाँ की दूसरी तरफ अगर डिपेंडेंसी रेशियो कम है तो ये एक इकोनॉमिक ग्रोथ और प्रॉस्पेरिटी की बात करता है, क्योंकि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो ज्यादा है, ठीक है, क्योंकि वर्किंग एज पॉपुलेशन ज्यादा है और जो डिपेंडेंट है उनपे वो कम है, ठीक है। दिस इज दिस इज समटाइम्स रेफर्ड टू एज द डेमोग्राफिक डिविडेंड। ये जो है इस कंडीशन जिसमें कि वर्किंग पॉपुलेशन जो है वो ज्यादा है और जो हमारी डिपेंडेंट पॉपुलेशन है वो कम है, उसको डेमोग्राफिक डिविडेंड भी बोला जाता है, और इसके काफी बेनिफिट्स भी होते हैं। हाउएवर दिस बेनिफिट इज टेम्परेरी बिकॉज द लार्ज pool of working age population will eventually turn into non-working old population, because एक टाइम के बाद ये पॉपुलेशन है वर्किंग पॉपुलेशन वो बूढ़ी हो जाएगी, राइट, एंड उसके बाद फिर इनका फायदा ये जो है ये आ जाएंगे डिपेंडेंट के रूप में, तो ये बहुत ही टेम्परेरी फायदा है। ओके, चलो ठीक है, आई सी यू नेक्स्ट टाइम, थैंक यू।